अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या आप सर तमाम ऑडिबल। लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने टेट को यानी पहला पड़ाव कामयाब कर लिया। टेट कामयाब हो गए। अब दूसरा है ये डीएससी के लिए, टीआरटी के लिए हमको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आकर पहली सीट हमारी है उस अंदाज से अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सीट भी हमारी रहेगी। इससे कबल पहले हम देख लेंगे कि पेपर वन में किस तरह के मार्क्स डिवीजन है, फिर पेपर टू में किस तरह के मार्क्स डिवीजन। ये डीएस हाँ, तो अब पेपर वन में देखिए, डीएससी के लिए 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर वन पेपर टू दोनों भी 80 मार्क्स के रहेंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस जो रहेंगे 160 रहेंगे। टेट में क्या था, 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और 150 बिट्स थे। उसमें एक बिट के लिए एक मार्क्स था। यहाँ पर दो बिट के लिए एक नंबर, यानी एक एक बिट के लिए हाफ हाफ मार्क्स हैं। तो पहले मार्क्स डिवीजन में देखिए, जी के करंट अफेयर के लिए आपको 10 नंबर दिए गए, यानी 20 बिट्स आएंगे। उसी तरह पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, तालीम के तनाजर में या तालीम के तारीखी मंजर में, इसके 20 बिट्स रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। उसी तरह लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, लैंग्वेज टू इंग्लिश रहेगी, लैंग्वेज वन उर्दू रहेगा। इसमें क्वेश्चंस की तादाद 18 रहेगी, मार्क्स 9। उसी तरह सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, क्वेश्चंस की तादाद 18 रहेगी, मार्क्स रहेंगे 9। उसके बाद कंटेंट मवाद मजमून पर आइए। मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चंस की तादाद 18 रहेगी, मार्क्स 9 रहेंगे। उसी तरह साइंस 18, 9 मार्क्स। सोशल स्टडीज 18, 9 मार्क्स। और डिप्लोमा की सतह पर तरीक़े तदरीस पेडागॉजी, वो टोटल 30 बिट्स रहेंगे, 15 नंबर। इस तरह से बिट्स 160 रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 80। 20 मार्क्स आपके टेट के वेटेज को उसको ऐड किया जाएगा। अब इसमें सिलेबस, सिलेबस कहाँ तक पढ़ना। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू के लिए ग्रामर के साथ 10वीं जमात तक का कंटेंट पढ़ना है हमको। उसी तरह मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज के लिए पहली जमात से 8वीं जमात तक का सिलेबस मुकम्मिल पढ़ना है। साथ में जो टॉपिक्स कॉमन आते हैं अप टू 10th तक, उनको भी पढ़ना रहेगा। तो पहले तो पहली जमात से 8वीं जमात तक मवाद मजमून को पढ़ते हुए बस चीजें कॉमन 10th तक होते जाती है, जैसा शुमारियात है, रियल नंबर्स हैं, ये तमाम जो है वो ऊपर तक जाते, वो 10th तक पढ़ना है। तो पहले आप माइंड बना लीजिए, हमको पहली जमात से 8वीं जमात तक तो पूरे मवाद मजमून को पढ़ना है, मैथ्स साइंस और सोशल। मेथडोलॉजी के लिए लेवल्स वगैरह नहीं होते। तरीक़े तदरीस या पेडागॉजी, डिप्लोमा में जो तरीक़ेकार बतलाया गया उसके लिए टोटल 30 बिट्स। तो ये जो 30 बिट्स हैं, ये बिट्स लैंग्वेजेस से रिलेटेड मेथडोलॉजी होती और नॉन लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स साइंस और सोशल से रिलेटेड होती। दूसरे पेपर में वो भी 160 बिट्स वाला रहेगा और 80 मार्क्स रहेंगे। जी के करंट अफेयर के लिए 20 बिट आएंगे, 10 नंबर रहेंगे। पर्सपेक्टिव्स 20 बिट और 10 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू सेकंड पेपर के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ मवाद मजबून रहेगा। जो लोग स्कूल स्टैंड मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो मैथ्स ही पढ़ना है 6वीं जमात से 10वीं जमात तक, और उसको रेज्ड अप टू 12th यानी इंटर तक जाना है, जो कॉमन है। मैथ्स अगर कर रहे तो मैथ्स वाले करना है, वो साइंस आर्ट्स ये तमाम लोग। मेथडोलॉजी के, ये बीएड की मेथडोलॉजी, यानी मेथड्स कोई अलग अलग नहीं होते, तो डिप्लोमा के मेथड्स भी इस पे इंक्लूड ही होते। इसमें थोड़ा सा पेडागॉजी के तरीके, बहुत ज्यादा एडवांस मेथड्स को भी हमको पढ़ना रहेगा। तो इसमें कंटेंट के 88 बिट्स रहेंगे, 44 मार्क्स। मेथडोलॉजी के 32 बिट्स रहेंगे, 16 मार्क्स। तो इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को निकाल दिया गया। अब और एक चीज, पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन जो है जीके, करंट अफेयर और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये दोनों भी दोनों पेपरों में कॉमन है, और वेटेज भी वही है। अब हम जानेंगे पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, तालीम के पस मंजर में, तालीम के तनाजर में। तो इससे पहले भी डीएससी हुआ करते थे उसमें पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, तालीम के तनाजर में जो कंटेंट दिया जाता था, इस बार उस कंटेंट को बहुत ज्यादा इजाफा किया गया, लेकिन मार्क्स वेटेज वही है और बिट्स की तादाद भी वही है, यानी बिट्स आएंगे 20, मार्क्स रहेंगे 10। अब हम अगर सोचे गौर से, तो ये कितना कंटेंट पढ़ना पड़ेगा हमको। तो नियर अबाउट 100 मार्क्स का जो पेपर होता, उस अंदाज से इतना कंटेंट दे दिया, उतना हमको पढ़ना है। उसमें लाना, मार्क्स आएंगे सिर्फ 10, बिट्स आएंगे 20। तो सिलेबस को इतना आगे बढ़ा दिया, उसमें 6 हिस्से किए। पर्सपेक्टिव्स एंड एजुकेशन में तालीम के तनाजर में या तालीम के लिहाज से तारीखी पस मंजर में 6 हिस्से किए। 6 हिस्सों में पहले हिस्से का नाम है तालीम का, हिंदुस्तान में तालीम का जो तरक्की, तालीम की जो तरक्की हुई उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दूसरा है तालीम के फलसफियाना आबाद। तीसरा हिस्सा है तालीम के समाजियाना आबाद। चौथा हिस्सा है, इसमें साइकोलॉजी भी ऐड कर दिया गया, इसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी हम जो पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके साथ साथ लर्निंग के ताल्लुक से, इक्तिसाब के ताल्लुक से मुकम्मिल। उसके बाद पांचवा हिस्सा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स, यानी टीचरों के पेशा वाराना फरोग के लिए कौन कौन सी चीजें हमको पढ़ना है। छठवां हिस्सा है हम असर हिंदुस्तान में आज जो चल रहे एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें चल रही हैं उसको पढ़ना है। तो ये 6 हिस्से हैं, ये 6 हिस्सों की तफसील हमको पढ़ना है। अब आप देखिए कितना ज्यादा कंटेंट है। जो पहला हिस्सा है ना, जिसको हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जो बोल रहे हैं, पहला हिस्सा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जस्ट खाली हिंट देते हुए आगे बढ़ता हूँ आपको। उसमें पढ़ना है हमको वैदिक दौर से पहले तालीमी निजाम कैसा था, यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो से शुरू होता है हमको, वैदिक पीरियड से इब्तिदाई का जमाना, उसमें कैसा था। उसके बाद वैदिक दौर स्टार्ट हुआ, उसमें तालीमी निजाम कैसा था। तो हमको हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो एजुकेशन सिस्टम था उससे रिलेटेड किसी भी किताब में कुछ कंटेंट नहीं मिला। जात पात की तकसीम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह जिंदगी, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वन आश्रम, संन्यास आश्रम। उसके बाद तालीम के मकासद में असल मकसद मोक्षा, यानी वक्त की बंदिशों से रूह को नजात दिलाना, मैं किस बता तरह रहा क्या, इसकी तफसील हमको पढ़ना है। अब इसके बाद
बहुत ही मुख्तसर बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हमको बुद्धिस्ट दौर का तालीमी नज्म मालूम होता। लेकिन बुद्धिस्ट दौर पढ़ने से पहले अभी मैं आपको बोला, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के में तालीमी नज्म कैसा था हमको मालूम नहीं हो सका तहरीरी तौर पर। लेकिन वैदिक दौर में एविडेंसेस है, उनके लिहाज से दो किस्म के एविडेंसेस है, जिसको श्रुति और स्मृति कहा जाता है। ये दो किस्म के एविडेंसेस से वैदिक दौर में किस तरह की तहजीब थी, किस तरह से लोग रहते थे, और तालीमी नज्म कैसा था। तो हम खाली तालीमी नज्म के ताल्लुक से पढ़े और पढ़ेंगे। अब बुद्धिस्ट दौर आया। बुद्धिस्ट दौर में भी हमको ये रिसोर्सेस कहाँ से मिले? जातकास और पीतकास से मिले। बुद्धिस्ट दौर में जो एविडेंसेस मिले, जातकास और पीतकास। जातकास में नज़्में तहरीर है जो गौतम बुद्ध के पैदाइश से पहले तहरीर की गई। पीतकास इनकी मुकद्दस किताब मानी जाती। ये तीन है, इसको त्रिपीतकास कहा जाता है। एक है विनय पिटका, दूसरा धम्मा पिटिका बोलेंगे, या धर्मा पिटिका बोलेंगे, या सुक्ता पिटिका बोलेंगे, या सूटा पिटिका बोलेंगे। तीसरा है अभिधर्मा पिटिका। फिर इसको किसने लिखा, तहरीर किसने की? तो श्रीलंका में गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स उसके इंतकाल के तकरीबन 400 साल बाद इसको तहरीरी शक्ल दी। यहाँ पर भी तालीमी नज्म में दो रस्में अदा की जाती थी। पहली रस्म को पाबाबजा बोला गया, दूसरी रस्म को उपसंपदा बोला गया। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स को श्रमण बोला गया, और जो दर्स देता उसको भिक्षु या मांग कहा गया। ये हम एकदम मुख्तसर से जस्ट टच करते हुए जा रहे। अभी पहला पहलू कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल हमको 6 पहलू के ताल्लुक से पढ़ना है और डिटेल पढ़ना है। उसके बाद आता है जैन मत। जैन मत में जो मैसेंजर्स हुआ करते, उनके पास मैसेंजर्स को खुदा का दर्जा देते। इनके पास 24 मैसेंजर गुजरे हैं, जिसको तीर्थांकर्स कहा जाता है। पहले तीर्थांकर्स को ऋषिभा दाता कहा जाता है। दूसरे यानी 24वें लास्ट वन जो है उसको महावीर कहा जाता। इनके पास 5 अहद लिए जाते, 5 अहद, जिसको ओस कहा गया। एक है अहिंसा, दूसरा है सत्यम, तीसरा है असत्यम, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचार्य। इसके साथ साथ इनके पास मुकद्दस किताब में 3 जीवल्स, त्रिरत्नास जिसको बोला गया, वो तहरीर किया गया। इनके सिलेबस में भी त्रिरत्नास को दाखिल किया गया। त्रिरत्नास क्या है? संयोग दर्शना, संयोग ज्ञानना, संयोग चारित्रा। संयोग दर्शना जो है इसको हम इंग्लिश में राइट फेथ बोल रहे हैं। संयोग ज्ञानना जो है इसको राइट नॉलेज जो बोल रहे हैं। उसके बाद संयोग चारित्रा जिसको बोल रहे हैं हम द थ्योरी ऑफ कैरेक्टर। ये अंदाज से ये चीजें थी। उसके बाद इसमें भी तालीम नज्म में संस्कृत जबान को इस्तेमाल किया जाता था, वेदों की तालीम भी दी जाती थी, उपनिषद की तालीम भी दी जाती थी। नेक्स्ट आइए, इस मुस्लिम दौरे हुकूमत आया। यहाँ पर तमाम को तालीम हासिल करने का मौका दिया गया। यहाँ पर इब्तदाई तालीमी मराकिज को मकतब कहा गया, आला तालीमी मराकिज को मदरसास कहा गया। मकतबा जो इब्तदाई मराहिल के तालीम का निज़्म है, ये मसाजिद से मुंसलिक हुआ करते थे। उसी तरह गैर मुस्लिम के लिए मंदिरों से मुंसलिक पाठशालाएं हुआ करती थी। और यहाँ पर मुस्लिम दौरे हुकूमत में बच्चे को इब्तदाई तालीम यानी मकतब में लाने से पहले एक रस्म अदा की जाती थी, जिसको तस्मिया खानी या बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता था। आज भी है। हम बगैर बिस्मिल्लाह खानी के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दाखिल दिला रहे। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खानी
4 साल 4 माह 4 दिन में की जाती थी। उसके बाद मकतब यानी रस्मी स्कूल में दाखिला दिया जाता था। मुस्लिम दौरे हुकूमत में मकतब और मदारिस को उमरा की तरफ से, बादशाहों की तरफ से वज़ाइफ वगैरह दिए जाते थे, और जो टीचर्स सर्विस कर रहे उनको जायदादें लिखते थे, जिनको आज हम इनामदारों की शक्ल में देखते हैं। अरे वो शख्स इनामदार खानदान से ताल्लुक रखता। तो वो इनामदारी क्यों दिए बोले तो उस जमाने में उनकी कुछ खिदमत थी जो नस्ल दर नस्ल चली। उसके बाद हम एकदम मुख्तसर करते हुए जा रहे, अभी हम पहला पहलू कंप्लीट नहीं करे। नेक्स्ट उसके बाद आया ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर। ये 1555 ईस्वी से हिंदुस्तान में ईसाई ईसाइयत की इशात और ईसाई बच्चों के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तकरीबन लोग क्रिश्चियंस थे। वो लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए 1555, 1568 और 1655 ईस्वी में 3 मदारिस कायम किए अपने बच्चों के लिए। उसके बाद जैसे जैसे उनकी तिजारत बढ़ती गई, तो उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स भी आए कि उनके बच्चों के लिए भी जायद स्कूल्स चाहिए। हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो तिजारत की गर्ज से आए। तिजारत में कई विंग में आगे बढ़े होंगे, हमको नहीं मालूम। हम सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जब आबादी बहुत ज्यादा हो गई और हिंदुस्तानी बच्चों को भी उनको स्कूलों में तालीम दिलाना था, स्कूलों में एडमिशन देना था, तो वैसे वक्त वो लोग ब्रिटेन गवर्नमेंट से एक परमिशन लेटर लेते थे स्कूल चलाने का, जिसको चार्टर कहा गया, इख्तियारनामा। 20 साल का हुआ करता था। तो पहला चार्टर है 1813 का, जिसको चार्ल्स ग्रांट इख्तियारनामा कहा जाता है। उसके बाद 1813 के बाद फिर जब बात आई, 1833 की बात आई, तो उस वक्त हिंदुस्तान में एक तनाजा चल रहा था मशरिकियत और मगरिबियत का। वो इसलिए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, हमारे सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा और जितने भी लीडर्स थे, वो लोग तमाम विंग में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज किस तरह से छाते जा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन चल रहा था। ये लोग महसूस करें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हमारे बच्चे अगर से दाखिला ले रहे हैं, इंग्लिश के साथ उनका कल्चर भी इंग्लिश, तहजीब और तमद्दुन भी इंग्लिश होता जा रहा है। नहीं भाई। इसलिए वो लोग फोर्स करे नहीं अब कि हमको, वो लोग फोर्स करे कि हमको क्या, हमको म्यूट है। हमारे हिंदुस्तानी बच्चों बच्चों के लिए फारसी अरबी हाँ। और फारसी अरबी और हिंदुस्तानी अदब से रिलेटेड तमाम चीजें, तमाम चीजों से आगाह कराना जरूरी है। इस तनाजे में अंग्रेज यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजुकेशनिस्ट थे, वो लोगों का नजरिया था कि हिंदुस्तान अंग्रेजी जबान तमाम मुल्क में मशहूर जबान है, इसलिए अंग्रेजी जबान को अपलिफ्ट करेंगे और अंग्रेजी कल्चर को अपलिफ्ट करेंगे। इस तनाजे को हल करने के लिए 10 जून 1834 को लॉर्ड मेकाले हिंदुस्तान आए, और वो जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम कायम हुआ, आज भी हिंदुस्तान में जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम चल रहा, वो लॉर्ड मेकाले की देन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में लॉर्ड मेकाले की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम आया, उसको हम हिंदुस्तान में तालीम का नया रुख तस्वुर कर सकते हैं। अगरचे कि उसने कई नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में बोले, हम उस बारे में तफसीलात बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आया 1854 का उड्स डिस्पैच। उड्स डिस्पैच में तालीम के ताल्लुक से इतना वाजे कहा गया कि हिंदुस्तानियों को तालीम मियारी और आला देना चाहिए। वो जितने भी रिकमेंडेशंस लिखा, इतने वाजे और जामे थे। इसके लिए उड्स डिस्पैच के इख्तियारनामे को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा लैटिन वर्ड है। हाँ,
मैग्ना कार्टा एक लैटिन वर्ड है। मैग्ना के माने ग्रेट, कार्टा के माने चार्टर। बहुत बड़ा आजम चार्टर है उड्स डिस्पैच का। इसमें हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी अंग्रेजी सिस्टम को किस अंदाज से आगे बढ़ाना है, उसके ताल्लुक से वाजे किया गया। और एक चीज, इसने ऐसे रिकमेंडेशंस पेश किए जो हमारे दस्तूर के तीसरे हिस्से में आर्टिकल 12 से 35 के दौरान, आर्टिकल 12 से 35 में जो हुकूक के बारे में, हमारे हुकूक के बारे में बोला गया, एजुकेशन के बारे में बोला गया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोला गया, तो उस जमाने में उसने उस तरह का तहरीर किया, इसलिए मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता और बहुत ज्यादा अहमियत है। 1854 के बाद फिर अब आगे आइए, हिंदुस्तान में जैसे जैसे तरक्की होती गई, अब मुख्तलिफ किस्म के दूसरे चार्टर्स आते गए। उसके बाद आला तालीम के लिए कमीशंस बिठाए गए, और गर्ज के ये चलता रहा 1944 तक, जॉन सर जॉन के 1944 तक के चार्टर तक। उसके बाद फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब जब हिंदुस्तान आजाद होने के साथ ही पहला तालीमी कमीशन राधा कृष्ण कमीशन रहा, उसके बाद मुदलियार कमीशन रहा, उसके बाद कोठारी कमीशन रहा, उसके बाद 1968 की पहली पॉलिसी रही, उसके बाद 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी, उसके बाद 1986 में नई तालीमी पॉलिसी आई। अब उसके बाद एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट होते गया, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के स्कीम्स निकाले गए, डीपीपी, एपएप का प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, आज जिसको समग्र शिक्षा अभियान बोला गया। तो बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, बच्चों के तालीमी मियार को अपलिफ्ट करने के लिए पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, जिसको पी मोस्ट बोला गया, बाद में सोप बोला गया। फिर उसके बाद स्कूली सतह पर QIP, CL, QIP प्रोग्राम, क्लिप प्रोग्राम, क्लैप्स प्रोग्राम, लीप प्रोग्राम, इस तरह के कंटिन्यूस ये प्रोग्राम चलते जा रहे। हमको NEP 2020 तक भी हमको पढ़ना है। अब इसमें NCF भी आता है, NCF 2। तो ये पहला हिस्सा मुकम्मल होता, अब रहता दूसरा हिस्सा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितना पढ़ना है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता, दूसरे हिस्से में फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, तालीम के अबाद बालिहाज फलसफियाना। तो फलसफियाना अंदाज में तालीम के अबाद क्या है, तो इसमें हमको पढ़ना है तालीम क्या है, तालीम के मकासद क्या है, तालीम के फंक्शंस या अफाल क्या है, तालीम के मकासद क्या है। उसके बाद यूनिपोलर, बाईपोलर और ट्राईपोलर के ताल्लुक से पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल के ताल्लुक से पढ़ना है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी और मगरबी मुफक्किरीन के बारे में जो तालीम से रिलेटेड बोले, जैसे स्वामी विवेकानंदा है, महात्मा गांधी है, अम्बेडकर है, जिड्डू कृष्णमूर्ति है जिड्डू कृष्णमूर्ति है, गिज्जूबाई है। उसके बाद फॉरन फॉरन में अ, मगरबी में रूसो है, फ्रोएबल है, जॉन डेवी है, मॉन्टेसरी है। इसके अलावा हमको टीचर्स के ज़ाब्ते अखलाक और टीचर्स के अखलाकियात और टीचर्स का अपने पेशे से किस तरह का कमिटमेंट होना चाहिए, इसके साथ हम पढ़ेंगे नॉलेज नॉलेज और यानी मालूमात और महारत में क्या फ़र्क है, मालूमात और इत्तला में क्या फ़र्क है, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। उसके बाद इतिखादात और वजूहात में क्या फ़र्क है। तो ये दूसरा पहलू है, जिसको हम एकदम शार्ट बोल रहे हैं, ये दूसरा पहलू है। तीसरा है सोशोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, तालीम के समाजियाना आबाद। तो तालीम के समाजी एजेंसी क्या है, घर, हमअसर ग्रुप, स्कूल, माशरा। उसके बाद तालीम और जमहूरियत और मसावियत और मसावी तालीमी मौाक़े। उसके बाद इंसानों को
या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन यानी तालीम की मैशियत। उसके बाद जिनसी सनफी, सनफी तौर पर उसका सोशल कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाज कैसा करेंगे, और उसमें पर्टिकुलरली खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये था तीसरा हिस्सा। चौथा हिस्सा जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो बोले, चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चे की पैदाइश से लेकर उनफाने शबाब तक जितने चेंजेस आते उसके बारे में, और उसके बारे में याजे ने क्या कहा, एरिक्सन ने क्या कहा, चाम्स्की ने क्या कहा, कोहलबर्ग ने क्या कहा, ये तमाम हमको पढ़ना है। उसके बाद लर्निंग इक्तिसाब से रिलेटेड, इक्तिसाब में पहले इनफरादी इख्तलाफात, बच्चे का एप्टीट्यूड यानी रुझान क्या है, रवैया क्या है, उसकी दिलचस्पी क्या है। फिर बच्चे की जहानत, जहानत के ताल्लुक से पढ़ना है। फिर थिंकिंग जो है, सोच जो है, मुआफिक सोच और मुख्तलिफ अंदाज की सोच, जिसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, जो हम टेट में पढ़े थे। उसी तरह नजरियात में थीरी के लर्निंग के नजरियात, इक्तिसाब के नजरियात में ट्रायल एंड एरर मेथड है। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इंसाइट लर्निंग है, और समाजी इक्तिसाब है, और साख्ती इक्तिसाब। ये चौथा हिस्सा होगा जो प्योरली टेट में जो साइकोलॉजी पढ़े उसका कुछ हिस्सा इसमें दे दिया गया। पांचवा है असातिज़ा का पेशा वाराना फरोग, यानी असातिज़ा को पेशे में तरक्की लेना है, फरोग लेना है, तो कौन कौन से फेजेस पर हमको डिस्कस करना है। तो टीचिंग को, प्रोफेशंस के तदरीस को एक पेशा समझना चाहिए। उसके बाद प्री सर्विस और इन सर्विस के हालात क्या है। उसके बाद एक्शन रिसर्च, अमली तहकीक के ताल्लुक से बोला गया। उसके बाद एनसीएफ 2005, एनसीएफ टीई 2009 और एनसीएफ 2023, इसके ताल्लुक से भी पढ़ना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, आरसीआई है, एससीईआरटी है, आईएस है, सीटीई है, डाइट है, ये तमाम को पढ़ना है। ये पांचवा हिस्सा है। छठवां हिस्सा, छठवां पहलू जो है एजुकेशनल कंसर्न इन कॉन्टेम्पररी इंडिया, हम असर हिंदुस्तान में तालीम के इश्यूज क्या हैं। इसमें माहौलियाती तालीम के ताल्लुक से पढ़ना है, आबादी की तालीम से पढ़ना है, उनफान शबाब की तालीम पढ़ना है, शमूलियती तालीम के ताल्लुक से पढ़ना है। उसके बाद तालीम एक तिजारत के तौर पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे पढ़ना है। उसके बाद तालीम के इक़दार, उसके बाद सेहती तालीम, उसके बाद हिंदुस्तानी दस्तूर में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एजुकेशन को कहाँ पर रखा गया, आरटी 2009 के बारे में पढ़ना है, हुकूक अतफाल के बारे में पढ़ना है, इंसानी हुकूक के बारे में पढ़ना है, और पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और दूसरे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हमको पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़ना, ये मैक्सिमम सिलेबस आपको दे दिया गया पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में। अगर इसको सीधा साधा भी अगर हम पढ़ाते हैं तो एटलीस्ट 2 महीने, तफसीली अगर पढ़ाते तो 2 महीने 2-2 घंटे लेते हुए पढ़ाए तो पढ़ा भी सकते और लिखा भी सकते। वरना अब तो रहा शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड में आने वाले 20 बिट्स हैं, 10 नंबर है। अब उसको किस तरह से तैयार करना, थोड़ा सा मेहनत करके करना पड़ता। लास्ट ईयर के शायद अगर आप लोग अटेंड हुए तो लास्ट ईयर के नोट्स आपके पास होंगे। उन्हीं नोट्स को देखते हुए फिर और हमको आगे बढ़ना है। तो वो नोट्स तो पढ़ लिए आप, वो नोट्स भी पढ़ेंगे हम आपको उसको मुख्तसर अंदाज में। फिर नए जो जो चीजें आए आगे बढ़ेंगे। अब इस बार आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, अगर हम पहला एस्पेक्ट शुरू करें तो आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा। पहला एस्पेक्ट शुरू करें तो उसमें जो जो नुकात है वो कंप्लीट करने के बाद ही हम सेकंड पर आएंगे, सेकंड के बाद थर्ड पर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस ज्यादा है।